हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज 4 जून की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनंतचिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? तो 2023 और 24 का फोरकास्ट किया है एनएसओ ने। उसकी विकास दर ए 7%, बी 8.2%, सी 6.5% या 10%। इसका सही उत्तर है बी 8.2%। ध्यान रखिएगा। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने जो इसकी अनुमान लगाया था वो 7.6% के हिसाब से, लेकिन हम एनएसओ ने इससे 1.4% ज्यादा ही बताया है, ये ध्यान रखिएगा। वही आइए एनएसओ के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो एनएसएसओ, उससे पहले एनएसएसओ के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन हुआ था 1950 में, ये ध्यान रखिएगा। तो एनएसओ और सीएसओ इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया था। मतलब एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इनको गठन करके क्या बनाया गया था? एनएसओ। तो डेट याद रखिएगा 23 मई 2019। ठीक है, इससे पहले दोनों अलग बॉडीज थी, अलग काम करती थी। तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इनकी स्थापना कब हुई थी? एनएसएसओ की बात कर रहे हैं। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में आय, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यय जैसे सामाजिक आर्थिक संकेतों पर, मतलब कि जो भी सर्वे होता था सामाजिक और आर्थिक रूप से, वो एनएसएसओ करती थी। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद चाहे वो एनएसएसओ वाला सर्वे हो या सीएसओ वाला, वो सब एनएसओ करती है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। वही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको सीएसओ कहते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए इसका गठन किया गया था। तो 5 ईयर्स प्लान जो हमारे बनते थे, 5 ईयर्स प्लान जो बनते थे, वो कौन उसका सर्वे करता था? तो ध्यान रखिएगा, सीएसओ। अब ये सारा कौन करता है? एनएसओ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। 1951 या 1952 या 1950 या 1949? ध्यान रखिएगा, इसका 1951 आंसर है। वहीं किस मंत्रालय के अंदर काम करती हैं? तो ध्यान रखिए, मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य से शोधकर्ताओं ने पैरापरटेनिया नीला नामक एक नई चींटी की प्रजाति खोज की है? तो ध्यान रखिएगा, नाम है इसका पैरापेट्रिसिना नीला, जो कि नीले कलर की दिखती है यूं करके। ठीक है, बताइए हाल ही फिलहाल में इसका कहाँ खोज हुई है? देखिए, जो भी हाल ही फिलहाल में परजीवियों की खोज होती है ना, नई स्पीशीज की, वो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसी के साथ बताइए, ए केरला, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम? इसका सही उत्तर है सी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ये चींटियां पाई गई है। यह अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी, कहां पाई गई? सियांग घाटी की नई खोज चींटियों की है। एक ध्यान रखें, नई खोज चींटियों की है, नई प्रजाति है पूरी। उसी के साथ आइए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नई प्रजातियां अभी 2024 में खोजी गई हैं, उनकी एक बारी लिस्ट पे हम अपनी नजर फेर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, फिंटेला हेंडरसोन, जो कि एक प्रकार का स्पाइडर है, कहां पे इसकी खोज हुई है? मेघालय। ध्यान रखिए, मेघालय। अच्छा, मेघालय की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगला है सिम्बिडियम लेफिसोनियम आर्कटिक, जो कि उत्तराखंड में चौपता घाटी में पाए गए थे। चौपता घाटी, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा कि चौपता घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं द्रविडोप्से जिनेंसिस स्निकक, क्या है? एक तरह का, ध्यान रखिए, क्या है? स्किंक। स्किंक क्या होते हैं? एक तरह की छिपकली का आकार का होते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं तमिलनाडु में क्या है? जिंजी हिल्स में। जिंजी हिल्स पूछा गया है पेपर में, कहां पर है? तमिलनाडु, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं सिगार इटिस मेघलन लेसिस ब्लू बटरफ्लाई, जिसे इनका नाम भी याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि ये क्या आएंगे। जब इनका नाम आएगा ना, आपको याद नहीं आएगा। तो तमिलनाडु में मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी क्वेश्चन आया कि मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। वहीं पटकाई ग्रीन ट्री फ्रॉग अरुणाचल प्रदेश में पाया गया था, नाम धापा टाइगर रिजर्व। ये भी प्रश्न आ चुका है कि नाम धापा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या पाया गया? पटकाई ग्रीन ट्री, एक तरह का क्या है? ये फ्रॉग है, ठीक है, मेंढक है। क्या है? मेंढक, आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ है पिंटेला लूना स्पाइडर, जो कि पश्चिमी बंगाल में पाया गया है, आपको ध्यान रखना है। वहीं ककुरमा काक चिंगसेंग फूल है एक प्रकार, कहाँ पाया गया? मणिपुर। अच्छा, मणिपुर की कैपिटल क्या है? कैपिटल
इसकी क्या है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट करिए, कमेंट, जितना कमेंट करेंगे देखिए उतना आपका इन्वॉल्वमेंट चैनल के साथ बनता रहेगा, वीडियो के साथ। नहीं तो इधर उधर देखेंगे, चार बातें करेंगे, सब भूल जाएंगे। कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए जब भी वीडियो को देखे। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, शेयर कर दिया करो अपने स्टडी ग्रुप में मेरे भाइयों। वही उत्तरी कंगारू छिपकली, एक ये छिपकली है जो कि कंगारू की तरह दिखती है, कहाँ पाएगी, केरल में। अच्छा देखिए, केरल में और अरुणाचल प्रदेश, इन सब में, इतने सारे स्टेट्स में ये पाए गए हैं। तो इनको याद करने एक तरीका है कि बार बार इनको कहीं ना अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं लगा लो, तो बार बार देखो, याद रहेगी। इसमें से एक क्वेश्चन देखा आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसे चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन बिलो द लिस्ट मेंशन्ड इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। उल्लेखित सूची के नीचे कौन सा कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। तो कोयले की जो गुणवत्ता होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कार्बन कंटेंट पे। किस पे, कार्बन कंटेंट पे। ध्यान रखिए, जितना अच्छा कार्बन उतना अच्छा गुणवत्ता उसकी। ए पीट, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट या डी बिटुमिनस। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सी एंथ्रासाइट। ए से ए क्लास, ध्यान रखिए, ए से ए क्लास कोल है, ठीक है, ए से ए क्लास, जिसमें 80 से 90% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन अगर दुनिया में कोई करता है कोयले की, और चीन है पहला नंबर, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे ज्यादा निर्यात भी कौन करता है, ध्यान रखिए, भारत। भारत कोयला सबसे ज्यादा निर्यात करता है पूरे कंट्री में। पूरी कंट्री में अगर देखा जाए, हमारे जो निर्यात होता है, पूरे निर्यात का सबसे ज्यादा हम क्या निर्यात करते हैं, एक तो क्रूड ऑयल, एक तो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल, उसके बाद क्या करते हैं, कोल। जो भी हमारी 55% एनर्जी का जरूरतों का हिस्सा है ना, वो कोल से होता है। किससे होता है, कोल से। ये ध्यान रखिए, प्रश्न आता है कि इंडिया अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, वो कितने परसेंट कोल से बनाती है, तो ध्यान रखिए 55%, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वही भारत में कुल कोयला भंडार के मामले में 5 राज्य शीर्ष पर हैं। पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा, इसको जौक नाम से याद कर लिए, जौक, जोक है ना, जो खून पीती है। तो क्या पी रहे हैं भाई, बिजली पी रही है, खून पी रहे हैं, कोयला पी रही है, तो जोक, ध्यान रखिएगा। वहीं सबसे कोयले के बड़ा प्रकार देख लेते हैं। एंथ्रासाइट उच्चतम कैलोरी मानक है, जो कि 80 से 95% इसमें कार्बन होता है, ध्यान रखिए। अच्छा, कैलोरी मान मतलब क्या होता है, कैलोरी का मान मतलब होता है उसके जलने की क्षमता। क्या होती है, जलने की क्षमता कैसी है। देखिए, कार्बन कंटेंट तो उसके अंदर होता है कि कितना कार्बन है, वही कैलोरिक मान होता है कि उसके जलने की क्षमता। मतलब जितना अच्छी कैलोरिक मान होगी ना एनर्जी की, अगर मैं एसआई यूनिट बोलूं तो क्या होती है, कैलोरी। ध्यान रखना, जूल किलोवाट, तो वही बात है कैलोरी की कितनी क्षमता होती है। तो जितना अच्छा क्षमता होती है, देखो ब्लू कलर का फ्लेम देता है। कैसा देता है, ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम देगा, नीले कलर से जलता है। वहीं बिटुमिनस 60 से 80% कार्बन है, ध्यान रखिए। कितना, बिटुमिनस दूसरा है, पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा कौन है, लिग्नाइट। लिग्नाइट 40 से 55% कार्बन होता है। और सबसे नीचे होता है पीट। देखो छोटा सा नाम है पीट, इसको पीट पीट के नीचे कर रखा है, 40% है। वहीं कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1973 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ABLP, ठीक है। पीट सबसे कम, तो यहां रहेगा, उससे पहले ए, के बाद बी बिटुमिनस, उसके बाद एल, उसके बाद पी, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने शुरू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसको हाल ही में किसने शुरू किया है, ए यूएनडीपी, बी WTO, सी वर्ल्ड बैंक या डी यूनेस्को। इसका सही उत्तर है ए यूएनडीपी। ध्यान रखिए, यूएनडीपी ने हाल ही में ये स्टार्ट किया है। तो उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है कि छोटे द्वीप जो विकासशील राज्यों में है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है अभी, उसमें जो छोटे छोटे द्वीप है ना, उनकी संरक्षण करना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। तो पर्यावरणीय चुनौतियों से जो अभी जूझ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए इनको मजबूत बनाना है। वहीं यूएनडीपी के नेतृत्व में वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित, इनको फंड कौन कर रहा है, तो ध्यान, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी फंड इनको दे रहा है। फंड कौन है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिए 5 जून, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है।
दुनिया भर में कितने ऐसे लोकेशंस को इन्होंने छांटा है, तो 15 है, ये भी याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट से, कितने 15। वही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, तो यूएनडीपी क्या है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, इसको ध्यान रखना, उसी का पार्ट है ये। स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ भैया, यूएसए। अच्छा, यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान लेके आया था यूएसए, सबसे पहले आजादी भी यूएसए को मिली थी, ये आपको ध्यान। वहीं हाल ही में भारत का पहला ईवी इंडेक्स किसने लॉन्च किया, बात हो रही है इंडेक्स की। अच्छा, ईवी इंडेक्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स, इनका भी इंडेक्स आने लग गया है जाने के। तो ए नीति आयोग, बी बीएससी, सी एनएससी, या डी सेबी। तो ध्यान रखिए, इसको किया है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गांठ मार लीजिए, ध्यान रखिए दिमाग में। वही सूचांक का नाम क्या दिया ना, इनको नाम दिया है निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोबाइल इंडेक्स, ये आपको ध्यान रखना। इंडेक्स का नाम रट लो, नाम है निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। और वही निफ्टी के बारे में जान लेते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में स्थित है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। सूचांक इसमें कौन से देता है, ये अपनी जो इंडेक्स लेके आते हैं उसका नाम है निफ्टी 50, जिसके अंदर 1696 कंपनियां हैं। वहीं बीएसए के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन 1875 में हुआ था, जो कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना, ध्यान रखिएगा। वहीं इंडेक्स सेंसेक्स, ध्यान रखिए क्या है, इंडेक्स लेके आता है सेंसेक्स। आपने सुना होगा, डेली न्यूज में आता है कि सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स। इंडिया का अगर पूछा सबसे इंपॉर्टेंट कौन मायने रखता है, तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सब कंट्रोल किससे किए जाते हैं, तो सेबी। कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस टाइम सेबी के चेयरमैन कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके चेयरमैन कौन है, हु इज द चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, कमेंट बॉक्स में बताइए। और भारत, अच्छा इसमें कंपनियां कितनी हैं, ध्यान रखिए 5746 के आसपास कंपनियां हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैटर नहीं करता, बस इतना ध्यान रखिए। ये इंडेक्स कौन सा था, सेंसेक्स। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन कौन सा था, लव बर्ड था, ध्यान रखिए क्या था, लव बर्ड। लव बर्ड था भारत का पहला। इसको बनाया किसने था, कंट्रोल्स, करंट कंट्रोल्स, एक कंपनी थी जो कि केरला की थी, ठीक है। अच्छा, कब बनाया था, तो ध्यान रखिए 1995 के आसपास पहली आ गई थी हमारी इलेक्ट्रिक कार। मेरा अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रयोगशाला में गैर संक्रमण निपाह वायरस जैसे कणों वीएलपी को उत्पन्न करने का एक नया तरीका विकसित किया है, ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी जेएनयू, सी आईआईटी बॉम्बे, या डी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। इसका सही उत्तर है डी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, जो कि केरला में स्थित है। कहाँ है, केरला, ठीक है। ध्यान रखिएगा केरला में से इन्होंने हाल ही में ही ये डेवलप किया। वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है, पुणे में। आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे में। जेएनयू कहां है, दिल्ली में। तो आईएबी 2019 में इसका गठन हुआ था, ध्यान रखें कब बना था ये, तो 2019 में केरला की सरकार ने इसको बनाया था, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने इसको नहीं बनाया था, इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। वायरस जैसे कण एलपीओ को पेपुलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, अन्य जैसे रोगों के खिलाफ टीके बनाने में बहुत प्रभावशाली तरीका रहेगा, ये ध्यान रखें। इसका जो डेवलपमेंट है ना बीएलपीस का, वायरस जैसे कण जैसे, इसका इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, टीके बनाने में बहुत सारी बीमारियों के। वही निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है, जेनेटिक मतलब जानवरों से जो फैलता है, ठीक है, जो जानवरों से फैले उसे जेनेटिक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहली बार कहा था 1998 में मलेशिया में आया था, और 1999 में सिंगापुर में आया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, केरला के गवर्नर का नाम क्या है, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, याद रखना क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के सीएम कौन है, पिनराई विजयन। आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न में चलते हैं, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट को संचालित करने के लिए 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कितने साल के लिए, 30 साल के लिए अब ये पोर्ट यही संचालित करें, इनका हो गया एक तरह से, प्राइवेटाइज हो गया पोर्ट। तो बताइए दार एस सलाम,
ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तंजानिया। मुझे मालूम है इसका आंसर बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी, तो अफगानिस्तान खास के मारेंगे या तो ईरान वाले, लेकिन नहीं, इसका आंसर है डी तंजानिया। ध्यान रखना, तंजानिया। और यही दार एस सलाम पहले यहाँ की कैपिटल थी। दार एस सलाम पहले यहाँ की कैपिटल थी, ये आपको ध्यान रखना है। अडानी पोर्ट ने तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट से कंटेनर टर्मिनल संचालित के लिए 30 साल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो पूरी तरह इसको प्राइवेटाइज कर दिया, इनको दे दिया अडानी को। वही भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह के संचालन के 10 साल के हस्ताक्षर किए, लेकिन उसको कौन करेगा हैंडल? उसको करेगा इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है। किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ ये मैप देखिए आप एक बार, तंजानिया की लोकेशन देख लेते हैं। तंजानिया देखिए अफ्रीका में स्थित, यहाँ पे अगर आप आएंगे, अगर आपको थोड़ा सा इक्वेटर की लोकेशन पता है, तो इक्वेटर से नीचे ही है तंजानिया, तंजानिया, ठीक है। उसी के साथ ये देखिए चाबहार पोर्ट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में। पहले हमारा जो सामान आता था ना, जो सामान हमें डिपेंडेंसी होती थी, ईरान से कोई सामान आया तो भैया पहले हल्का सा अफगान पाकिस्तान से होते हुए, देखो इतना लंबा तो लाएंगे नहीं, अगर हमें यहाँ से कोई सामान लाना है तो पहले पाकिस्तान, फिर अगर चलो पाकिस्तान से हट भी जाए तो यहाँ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यहाँ, तो अफगानिस्तान में देखो जहां भी जाएंगे, चाहे यहाँ से लाएंगे, तो पाकिस्तान से डिपेंडेंसी हमारी खत्म नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तान बीच में रोड़ा पैदा कर रहा था, लेकिन इसके डेवलपमेंट से अब देखिए इसकी और इसकी दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर। ग्वादर पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसको चाइना अभी डेवलप कर रहा है। चाइना लीज पे ले रखा है इसको, ठीक है। 99 साल की लीज बताते हैं, बाकी भगवान जाने कितने हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से 75 किलोमीटर, तो हमें ना अब यहाँ भी नहीं जाना, अब सीधा हमें यहाँ से आके, चाहे हम यहाँ देखिए, अच्छा हम यहाँ से क्यों नहीं आ रहे यहाँ डायरेक्टली यहाँ, क्योंकि ये इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, किसका? पाकिस्तान का। इसीलिए हम यहाँ से थोड़ा आएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कांडला पोर्ट पे भी आ सकते हैं हम, या फिर मुंबई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। किसकी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थात आप समझते क्या हो? मतलब जो भी बाहर की कंपनियां हैं या बाहर के लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन किसमें? ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे कोई कंपनी लगाते हैं, ठीक है, कंपनी लगाते हैं, फिजिकल उसकी एंटिटी होनी चाहिए, कंपनी लगाएं, निवेश करें या बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएं, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, सर्विस दें, कोई सर्विस सेक्टर में आए। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। आइए चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए यूएसए, बी मॉरिशियस, सी सिंगापुर या डी यूएई। इसका सही उत्तर है सी सिंगापुर। ध्यान रखिए, सिंगापुर 2018 से लगातार सबसे टॉप एफडीआई हम यहीं से ले रहे हैं। 2018-19 से सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई के निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। ध्यान रखिए। वहीं नंबर 2 पे कौन है? यूएसए, ठीक है। मॉरिशियस कौन से पे? तीसरे पे। नीदरलैंड किससे पे है? चौथे पे। यूके है 5वें पे। जापान 6ठे पे। अच्छा, वहीं एफडीआई और एफआईआई की बात मैं कर रहा था, तो एफडीआई एफआईआई में क्या डिफरेंस है? एफडीआई आपका क्या होता है कि फिजिकली जिसका प्रेजेंस दिखे, क्या हो? फिजिकली प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस हो, और ये कंट्री के लिए गुड होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन एफआईआई क्या होता है? बैड होता है। व्हाई इट इज बैड? होता तो ये भी ठीक है, लेकिन इसे लॉन्ग ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर एफआईआई के थ्रू आ रही है, वो बैड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे टर्म के लिए है। क्यों? क्योंकि स्मॉल टर्म होता है, स्मॉल टर्म। और ये क्या होता है? जरा से भी देखते हैं हलचल हुई मार्केट में, तुरंत भाग जाते हैं। क्या जाते हैं? भाग जाते हैं। तो हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको हिला के चले जाते हैं पूरी तरह। एक खुद सोचो ना भाई, बहुत सारा पैसा इन्होंने डाला इकोनॉमी में और एक झटके में लेके भाग गए, इससे नुकसान ही तो होगा हमारा भाई, डिस्टेबलाइज हो जाएगी इकोनॉमी। ये देखिए हमारे सबसे ज्यादा शेयर्स और कहाँ से आते हैं, सेक्टर ब्रेकिंग ऑफ इंडिया, एफडीआई कहाँ किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में 24.6। ध्यान रखिए, सिंगापुर, जापान, ताइवान, यहाँ पे ये सब कंपनियां लीडिंग पे है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में 12.10, ऑटोमोबाइल में 11.9, ट्रेडिंग में 7. अच्छा, वही अगर बोले कि दूसरा कौन सा? दूसरा अदर्स, इसमें छोटे छोटे बहुत सारी चीजें जिसमें लोग पैसा
लगाते हैं FDI, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? ए निशान देव, बी अमित पंघल, या सी अमन शेरावत, या डी लक्ष्य सेन। ध्यान रखिए इनका नाम है ए निशान देव। निशान देव हाल ही में इसको क्वालिफाई किया इन्होंने। वहीं अमित पंघल ने भी किया, लेकिन ये दूसरे हैं, ध्यान रखिए सेकंड है, ठीक है। ये इनका है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ध्यान रखिए ये हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कई बार, ठीक है। तो वहीं ओलंपिक्स के बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक 2024 कहाँ हो रहा है? पेरिस, जो कि किसकी राजधानी है? फ्रांस, ध्यान रखिएगा। वहीं पेरिस का शुभांकर कौन है? मस्कट, मतलब पूछते हैं कि मस्कट, तो मस्कट है इसका ओलंपिक फ्राइजी, ये देखिए इसे बोलते हैं मस्कट, ठीक है। इसका थीम क्या है 2024 का ओलंपिक्स का? गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, इसका थीम है। वही ओलंपिक खेल 2028 में कब होगा? क्योंकि ये समर ओलंपिक्स है, 4 साल बाद होते हैं, 4 साल बाद फिर कब होगा? लॉस एंजलिस USA में। भारत के ओलंपिक ध्वजवाहक का क्या नाम था? शरद कमल, ये आपको ध्यान रखना है, टेनिस प्लेयर, ठीक है। उसी के साथ अगला प्रश्न में देख लेते हैं। वही वान, ध्यान रखिएगा क्या हो रही है? वान। मैं अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वान बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल किसने जीता है? तो वान कहाँ पे? जर्मनी में, ध्यान रखिएगा। अब इसे बॉन बीटा मत समझ लीजिएगा, बॉन बीटा टूर्नामेंट नहीं है, बॉन टूर्नामेंट है। बॉन जर्मनी की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। तो वहीं हो रही है, वहां पे टूर्नामेंट हो रहा था, तो इसी की बात चल रही है। तो किसको किसने जीता है? ए PV सिंधु, बी तन्वी शर्मा, या सी वांग पी यू, या डी ज्वाला गट्टा। तो ध्यान रखिएगा इसको जीता है बी तन्वी शर्मा ने। इनकी एज महत्व 15+ है, सिर्फ 15-16 साल की है बस से। इन्होंने हराया किसको है? ताइवान की वांगवी को इन्होंने लॉस्ट, इनको हराया है, आपको ध्यान रखना। आइए उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपन्स की बात कर लेते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ध्यान रखना किस कोर्ट पर खेला। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था? पुरुष को जनिक सिनर ने जीता था, ठीक है, जनिक सिनर ने जीता था। और वहीं पहला ग्रैंड स्लैम था इनका, ठीक है, पहला ग्रैंड स्लैम था। महिला में आरियाना सबलेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं, इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। वहीं फ्रेंच ओपन जो हाल ही में भी चल रहा है, 2023 की बात कर रहे हैं हम, 2024 तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है। 2000 फ्रेंच ओपन किसने जीता था 2023 का? जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसको नोवाक जोकोविक ने जीता था, जो कि सर्बिया के। वहीं इनका 23वां खिताब था। हराया किसको था? कैस्टर रूड, जो कि नॉर्वे के थे। वहीं वुमेन्स में ईगा स्वात्विक, जो कि पोलैंड की हैं, उन्होंने जीता था। हराया किसको था? कैरोलिना मैचुआ को, जो कि चेक रिपब्लिक की है। वही बात हो रही है विमिल्टन की। विमिल्टन जो कि प्राकृतिक घास पर खेला जाता है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विमिल्टन किस पे खेला जाता है? हार्ड क्ले, सॉफ्ट क्ले, ठीक है। तो ध्यान रखें किस पे? प्राकृतिक घास पे खेला जाता है। तो मेज में किसने? कार्लोस अल्काजार, जो कि स्पेन के। 2023 की बात हो रही है, 2024 अभी नहीं हुआ है। तो स्पेन के इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोवाक जोकोविक कहाँ के प्लेयर हैं, तो ध्यान रखें सर्बिया। कार्लोस स्पेन, ठीक है। विंबलडन कौन जीता इस बार? ध्यान रखें। वुमेन में कौन जीता है? मार्केटा वोंडोसोवा, ठीक है। इन्होंने किसको हराया? पोन्स जावेडर को हराया है, आपको ध्यान रखना है। वहीं US ओपन की बात कर रहे हैं 2023, अगेन 2024 अभी नहीं हुआ है। तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसको मेल में जीता है नोवाक जोकोविक, सर्बिया अगेन, और इनका 24वां खिताब था। हराया किसको? डेनिल मेदवेदेव। जहां भी मेदवेदेव आ जाए ना तो रूस समझ लेना, ठीक है। ये मेदवेदेव सब वहीं के हैं। और वहीं वुमेन में किधर? कोको गाग, जो कि USA की हैं। हराया किसको? अरियाना सबलांका, जो कि बेलारूस की। तो बेलारूस, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये वाकई में सर्बिया में, ये सब इसमें बहुत आगे हैं खेलने में। आप इतिहास उठा के देखना USA। बाकी क्रिकेट ये लोग ज्यादा नहीं देते। इसी के साथ ये संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, हो सके तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ। बड़ी मेहनत लगती है। अब जब आप शेयर करते हैं ना और लोग आते हैं और देखने, और अच्छा लगता है, और मेहनत करने का मन करता है। आप सभी का दिन शुभ हो। कल फिर